नहीं लिखा था। अब देखिए। सर क्लिक कर दिया आपने? हाँ, अब देखिए। हो गया था। अच्छा, ठीक है। वेलकम। सभी को नमस्कार। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक आध कमेंट कर दें ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सब तक। अ, क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? एडमिन बताएंगे। एक दो मिनट और प्रतीक्षा कर लेते हैं और लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो। चलिए, मेरे ख्याल से आरंभ करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आदर्श सिंह है। मैं 2007 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और उत्तर प्रदेश काडर का मैं इस समय जनपद बाराबंकी में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हूँ। इससे पहले मैं लगभग 2 साल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में था और उससे पहले मैं जनपद प्रतापगढ़, जनपद चित्रकूट और जनपद कन्नौज में बतौर जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहा हूँ। शासन में भी मेरी तैनाती काफ़ी समय तक विशेष सचिव के रूप में अन्य विभागों में भी हुई है। मूल रूप से मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की और जिसे कहते हैं ना कि बहुत सौभाग्य की बात है, लक की बात है कि पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैं आ गया था और तब से वर्ष 2007 से मैं इस सेवा में हूँ। तो लगभग 14 साल का अनुभव मुझे प्राप्त है और मैं सबसे पहले तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज ये अवसर प्रदान किया मुझे, आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ बातचीत कर सकूं। ये मेरे लिए इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष है क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई वो प्रयागराज में हुई थी। मेरे माता पिता अभी भी प्रयागराज में रहते हैं और मेरा जो परिवार है, जो एक्सटेंडेड परिवार है, वो अभी भी प्रयागराज में ही निवास करता है। मेरी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ्स कॉलेज से हुई थी और मुझे याद है उन दिनों में जब हम लोग स्कूल में थे तो एक दिन तो कई कई बार ये सोचा करते थे
ये ड्रीम होती थी हम सभी की कि कभी ना कभी हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बतौर छात्र वहाँ जाएंगे, वहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि बहुत सुना था हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। एक समय में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और अभी भी देश के कई जाने माने लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इसी विश्वविद्यालय से आए हैं। तो आप सभी लोग जो इस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वो सब सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है जिसकी चर्चा देश विदेश में हमेशा से होती आ रही है। तो इन्हीं कुछ शुरुआती कमेंट्स के साथ मैं आज की चर्चा आरंभ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो, क्योंकि आप लोग के अगर कुछ प्रश्न हो यूपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनको जितनी मेरी क्षमता है मैं उसके अनुरूप उसका जवाब दे सकूँगा। जो आज जो टॉपिक दिया गया है वो कोरोना काल में कैसे हम लोग सकारात्मक रह के यूपीएससी की तैयारी करें, इससे संबंधित टॉपिक है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी और एग्ज़ाम हो, क्या हम वाकई उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं? क्या हम वाकई यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं? ये प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है जो कि आपको अपने आप से पूछना है। और ये साधारण प्रश्न नहीं है, ये सुनने में बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में आने से आपके जीवन में एक परमानेंट बदलाव आने वाला है, एक परमानेंट परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन हर तरह का परिवर्तन होता है। आपकी न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके फैमिली के जीवन में भी बहुत परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि सरकारी नौकरी में हमें जो बाहर से दिखता है वो केवल ये दिखता है कि हम एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, हम एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत पावर है, वो लेकिन सिर्फ एक अर्ध सत्य है। वास्तविकता ये है कि इन पावर्स के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। और ये स्ट्रेसेस और टेंशन्स न केवल आपको बेयर करने पड़ते हैं, बल्कि आपके जो परिवार के लोग हैं उनको भी ये बेयर करना पड़ता है। तो ये एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, वेल थॉट डिसीजन होना चाहिए जब भी हम इस निर्णय को लें कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देंगे। एक बार जब आपने ये निर्णय ले लिया है और सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद आपको बात करनी चाहिए ऐसे लोगों से जो कि सरकारी नौकरी में हैं। आपको वे करना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। क्या अगर आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी लेते हैं या किसी अन्य प्रोफेशन में जाते हैं, क्या वो आपके लिए, आपके नेचर के लिए, आपकी काबिलियत के लिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। इन सब करने के बाद जब आप इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वाकई आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तब उसकी आगे की बात आती है। एक बार आपने ये निर्णय ले लिया कि आपको सरकारी नौकरी में आना है, आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और जो भारत में शीर्ष सरकारी पद हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना है, तब आपको फिर अपने आप को पूरी तरीके से कमिट करना पड़ेगा। 110% कमिटमेंट आपको फिर करना पड़ेगा कि आप का जो लक्ष्य है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, आप उस लक्ष्य की तरफ पूरी तरह समर्पित हैं और किसी भी स्थिति में आप उससे डाइवर्ट नहीं होने वाले हैं। बाकी एग्ज़ाम से अलग एग्ज़ाम है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम में आप की जो अवधि होती है एग्ज़ाम की, वो इतनी नहीं होती जितनी इस एग्ज़ाम की होती है। किसी भी और एग्ज़ाम में या तो आपको केवल एक पेपर देना पड़ता है या अधिकतम उसके 2 पेपर होते हैं। अगर हम आईआईटी जेईई एंट्रेंस की बात करें तो एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है, उसमें अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यूपीएससी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है पूरे विश्व में जिसमें कि लगभग 1 साल की अवधि लगती है। जब से आप प्रीलिम्स का बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा 1.5 साल तक की अवधि लग जाती है जब से आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं। तो उन 1.5 सालों तक आपको अपना कंसंट्रेशन और फोकस बनाए रखना ये तभी संभव है जब आप पूरी तरीके से समर्पित हों उस एग्ज़ाम के प्रति। और ये तो सिर्फ एग्ज़ाम अवधि की बात हो रही है। उसके मुझे लगता है 6 महीने या 8 महीने या 1 साल पहले से आप उसकी
सीरियस तैयारी करना शुरू करेंगे तो ये पूरा एग्ज़ाम की जो अवधि है एग्ज़ाम प्रोसेस की और उसकी तैयारी करने के लिए वो न्यूनतम 2 से ढाई साल है। आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप इतना बड़ा कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, और अगर उसका जवाब हाँ है तभी आपको इस रणभूमि की तरफ अग्रसर होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न जो आता है हम लोग के ध्यान में जब भी हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं कि इतने सारे लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, लाखों की संख्या में इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो और जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है वो प्रतिशत बहुत ही कम है। ये बिल्कुल सच्चाई है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम पूरे ब्रह्मांड में होगा जिसमें कि इतना लो सक्सेस का रेट है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सीरियस एग्जामिनर्स, जो लोग वाकई से इस एग्ज़ाम को इसमें उत्तीर्ण होने के उद्देश्य से दे रहे हैं, उनका प्रतिशत 10% से अधिक नहीं होता है। तो इन आंकड़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 3 लाख लोग या 4 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप अगर सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पूरी संभावना है कि आप इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर लेंगे। इस सकारात्मक माइंडसेट के साथ आपको इस एग्ज़ाम को देना शुरू करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा सक्षम विशेषज्ञ इस बारे में आप लोगों के साथ साझा होते होंगे, तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। और ये भी सत्य है कि मेरे समय में और आज के समय में यूपीएससी के पैटर्न में बहुत बदलाव हुआ है। हमारे समय में 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, आज के दिन केवल एक ही ऑप्शनल पेपर होता है। और जो मेंस के आंसर्स की बात अगर हम कहें तो उसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, आजकल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत पैटर्न में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि माइंडसेट में और एटीट्यूड जो तब चाहिए था, जो आज से 50 साल पहले चाहिए था इस एग्ज़ाम के लिए, वो वही आज चाहिए। अब अगर हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही होगी। एक आध कुछ कमेंट आ जाए। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे होंगे। एक आध कुछ अगर कमेंट्स में कमेंट आ जाए तो मुझे ये भ्रम नहीं होगा कि मेरी आवाज़ आप लोग तक नहीं पहुँच रही है। चलिए, 2 कमेंट्स आ गए हैं प्रिया सिंह जी के और प्रशांत दुबे जी के, तो मुझे ये आश्वासन हो गया कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कोरोना काल में कैसे हम लोग अपने आप को सकारात्मक रखें? एक्चुअली ये प्रश्न ना केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ये हम सब के लिए ही है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का लड़का और एक 8 साल की बच्ची है, और पिछले 1 साल से ये वो बेचारे स्कूल के दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो यही हाल हमारे देश में अधिकांश बच्चों का होगा। और आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में बच्चों का स्कूल ना जा पाना ये कितना बड़ा लॉस है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में नहीं रह पा रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में आप सीखते हैं, आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोस्तियाँ करते हैं, फ्रेंडशिप्स करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत असाधारण परिस्थिति है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एक वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। और इस परिस्थिति में बहुत आसान होता है कि हम लोग नकारात्मक सोचों से हम अपने आप को घेर लें, नेगेटिविटी एक आ जाए। हमें ये भी नहीं क्लैरिटी होती कि यूपीएससी एग्ज़ाम कब होने वाला है। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि उस एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन कर दी गई है। तो ये बहुत सारा एक माहौल इस तरह का है। और दूसरा जो डर है इस पैंडमिक का, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बदकिस्मती से अपने जो क्लोज नियर डियर वंस हैं उनको इस पैंडमिक में खोया होगा, या फिर वो सीरियस होंगे।
तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि इन सारी परिस्थितियों में एक संतुलन बनाकर रखना, एक हेल्दी माइंडसेट रखना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमें पता है कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, हमें इस सेवा में आना है, हमें परिस्थितियाँ कोई भी हो हमें तैयारी अपनी करते जाना है। तो एक 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 मुझे याद है जब हम लोग तैयारी करते थे तो कई बार ऐसा होता था, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जोन में एंटर होना होता है। जोन का क्या मतलब है? जोन का मतलब ये होता है कि आपका पूरा अस्तित्व, आपका दिमाग, आपका हर एक एक्शन, आपकी हर एक सोच पूरी तरीके से समर्पित होती है अपने लक्ष्य की तरफ, और जो लक्ष्य यहाँ पर यूपीएससी है। और आपको फिर कुछ भी बाहर का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी थॉट, कोई भी नेगेटिविटी वो अफेक्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में भी इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है। टेनिस में कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी किसी किसी दिन किसी किसी मैच में इतना अच्छा खेलते हैं कि उनके विरुद्ध कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो, वो कितना भी अच्छा क्यों ना खेल रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी उस समय जोन में एंटर कर चुका है। वो हर एक बॉल को, टेनिस की बॉल को एक फुटबॉल की तरह देख रहा है, और वो इस तरह के शॉट्स मार रहा है जो कि बिल्कुल लाइन के पास हैं, लाइन के नज़दीक हैं, और फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि उसके नेट के उस पार अपोनेंट कौन है। तो उसी प्रकार से इन परिस्थितियों में और भी ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को एक तरह से आइसोलेट करें, अपने आप को हम लोग इंसुलेट करें ऐसी नेगेटिविटी से, और अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ हम ध्यान रखें। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, पोस्टपोन हो चाहे प्रीपोन हो, एग्ज़ाम की तैयारी उसी प्रकार से होनी चाहिए। एग्ज़ाम में माइंडसेट उसी प्रकार से होना चाहिए। जो एग्ज़ामिनर उसका आंसर शीट्स का आकलन करेंगे उनका भी माइंडसेट वैसे ही होगा। तो एग्ज़ाम आपको कोई रियायत नहीं देने वाला है कि क्योंकि कोरोना का पैंडमिक था इस वजह से एस्पिरेंट्स तैयारी नहीं कर सके उस लगन से और उस मानसिक संतुलन से, इस वजह से उस स्तर के उनके आंसर्स नहीं है तो उनको रियायत दे दी जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो लाजमी है कि हम लोगों को भी तैयारी फिर उसी दिशा में, उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे जब पैंडमिक नहीं था या जैसे जब आदर्श परिस्थितियां थी। मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो शायद इस पैंडमिक में जो कर्फ्यू चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उससे थोड़े फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो डाइवर्जन्स हैं वो इस समय नहीं होंगे। पहले हो सकता है कि कुछ हमें मन करता हो कि हम जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लें, हम कोई मूवी देख लें सिनेमा हॉल में जाके, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं घूम आए। इस समय वो डाइवर्जेंस किसी प्रकार के नहीं है। तो इस समय शायद थोड़ा आसान हो हमारे लिए कि हम अपने समय का सदुपयोग कर सकें और भी ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में हम पढ़ाई कर सकें। अल्टीमेटली ये हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तित्व के ऊपर है कि आप क्या रणनीति तय करते हैं, आप कैसे जो है मानसिक अपना संतुलन बना के रखते हैं, आप कैसे इन 1.5-2.5 सालों की जो लंबी अवधि है उसमें अपने आप को समर्पित और डेडिकेट कर सकते हैं। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि 24 घंटे ना आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति पढ़ा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और ना 24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। कई लोग पूछते हैं कि साहब कितने घंटे पढ़ना होता है। घंटों की संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप जितने घंटे, जितना टाइम भी आप दे रहे हैं पढ़ाई में, वो टाइम क्वालिटी टाइम होना चाहिए। और केवल जिस समय आप पढ़ रहे हैं या किताब खोल के रखे हुए हैं, केवल वही समय नहीं है जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब आप किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं, जब आप कोई भी और काम कर रहे हैं, जब आप टीवी भी देख रहे हैं, जब आप अपने लिए खाना भी बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी एक समय है जब आप सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं, अपने माइंड को ओपन रख सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से फोकस्ड रहे इस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को समझाने का प्रयास करता हूँ।
जब मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था वर्ष 2006 में, एक प्रश्न उसमें आया था कि जो हमारी ट्यूब रॉड होती है, जो सफ़ेद ट्यूब रॉड लगी होती है, उसमें कितने केल्विन का होता है वो। अब ये ऐसा प्रश्न है जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर अपने कमरे में बैठ के तैयारी करते समय बीच बीच में कई बार होता है कि हमारा मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो हम लोग ऊपर आसमान में ताकने लगते हैं, ट्यूब रॉड को देखने लगते हैं। अगर आपने उस समय ट्यूब रॉड को देखते हुए वो नोटिस कर लिया होगा कि नीचे उसमें कितना केल्विन लिखा हुआ है, तब शायद आप उस प्रश्न का जवाब दे पाते। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है यूपीएससी जो केवल आपकी किताबी नॉलेज को नहीं उसका आकलन करता है, ये आपके बचपन से लेके जब तक आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने जो भी सीखा है उन सब का वो आकलन करता है। आपने जो बचपन में किताबों में पढ़ा होगा उसमें से भी कोई बात अगर होगी तो वो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में वो पूछी जा सकती है। तो ये मान के मत चलिए कि आपने जो वो 6-8 महीने में या 1 साल में जो पढ़ाई केवल की है उसी का ये टेस्ट है। ये आपके लाइफ लॉन्ग जो आपने नॉलेज एक्यूमुलेट की है, एकत्रित की है, ये उन सब का टेस्ट है, ये उन सब का एक तरीके से परीक्षण हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जब हम 1 साल की अपनी फोकस तैयारी करते हैं तो हम वो सारी चीज़ें प्रयास करते हैं कि रिवाइज़ करें, सब कुछ करें, और ताकि हम जितने वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, हम उतने वेल प्रिपेयर्ड हों। एक अंकिता मिश्रा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि इनकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकती हैं, तो क्या उनको करना चाहिए। देखिए, जब आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें, जब मैं इस एग्ज़ाम को दे रहा था, तो उसी समय इंटरनेट आया था। बहुत ज़्यादा लोग घरों में, कंप्यूटर भी नहीं होता था, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात सही है कि इंफॉर्मेशन की थोड़ी कमी होती थी, पता नहीं होता था, गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, और ज़्यादा लोग वो कोचिंग करना पसंद करते थे। कोचिंग करने से एक जो सहूलियत मिलती है शायद कि आप जो अगर आपके पास कोई नया सब्जेक्ट है, तो अगर आपको उस नए सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में, उसमें महारत हासिल करने में जो समय लगता है, शायद कोचिंग करने से उस समय में थोड़ी कमी आ सकती है। केवल कोचिंग का ये एकमात्र बेनिफिट है, लेकिन कोचिंग कतई अनिवार्य नहीं है किसी प्रकार से। अगर आप आज की परिस्थिति में देखें, जब कोरोना का पैंडेमिक है, अगर आप कोचिंग कर भी रहे होते तो आप क्लास तो जा नहीं सकते थे, आपको इसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करना पड़ता। और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो कि आपको फ्री में भी बता सकते हैं, मैंने फ्री क्लासेस भी देते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की कोई बहुत ख़ास आवश्यकता है। तो इस वजह से इससे बिल्कुल भी आप लोग विचलित ना हो कि आप लोग की वित्तीय स्थिति या बाकी अन्य परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप कोई अच्छी कोचिंग दिल्ली या कहीं पे और पे प्राप्त कर सकते हैं। आप घर पे ही रह के गाइडेंस प्रॉपर प्राप्त करके उन लोगों से जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, या अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बहुत भली भांति इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं। ऐसी कोई इसमें कोचिंग की कोई विशेष इसमें आवश्यकता नहीं है। नितिन गोंड जी पूछ रहे हैं कि फोकस स्टडी कैसे करें। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने इसको पूछा है। कई बार मैंने देखा है कि हम लोग इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, इतनी बुक्स अवेलेबल हैं कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी हम एक सब्जेक्ट अगर उठा लें तो उसमें कोई कमी नहीं है मटेरियल की। अब तो ऑनलाइन भी इतना मटेरियल है कि अगर आप मटेरियल ही एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो पूरा आपके सालों साल निकल जाएंगे, और उस मटेरियल को पढ़ने का, उसको कंठस्थ करने का हमें मौका नहीं लग पाएगा। मेरा इसमें ये सुझाव है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो उसमें जो बेस बुक्स है उससे शुरुआत करें। अगर मैं एक रैंडम सब्जेक्ट उठाता हूँ, जो मेरा था साइकोलॉजी, अगर सब्जेक्ट मैं उठाता हूँ तो साइकोलॉजी में हम सब जानते हैं कि एक दो बहुत फेमस किताबें हैं। एक बेरेंस साइकोलॉजी होती है और दूसरा मॉर्गन एंड किंग की साइकोलॉजी होती है। ये दो आपकी बेस किताबें हैं, ये प्रीलिम्स में भी काम आती हैं। अब तो अगर प्रीलिम्स में सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी उस समय होता था, और मेंस में भी ये काम आती हैं। ये आपकी बेस किताबें होनी चाहिए, इससे आपको शुरुआत करनी चाहिए, और उसके ऊपर आपको फिर टॉपिक स्पेसिफिक स्टडी करनी चाहिए।
यानी कि आप जब सिलेबस उठाएंगे मेंस का, आप देखेंगे कि ये फला टॉपिक है, आप पता करेंगे कि इस टॉपिक का सबसे अच्छा मटेरियल किस किताब में है या किन नोट्स में है, उसको आप इकट्ठा करेंगे और उसका फिर अध्ययन करेंगे। आप सब कुछ हर किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो हमारी बेस किताबें हैं उसको तो हम पेज बाय पेज पढ़ेंगे, उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको हम जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना करें, और उसको बार बार पढ़ेंगे। जितनी बार आप पढ़ेंगे उसको आप और किताब में मेहनत दिखनी चाहिए, आपको अंडरलाइन करना चाहिए, आपको साइड में नोट्स बनाने चाहिए, आपको एक सेपरेट कॉपी रखनी चाहिए जिसमें आप नोट्स बनाएं। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब प्रीलिम्स या मेंस के पहले आप जब रिवाइज करते हैं तो आप पूरी किताब नहीं कर सकते रिवाइज, लेकिन अगर आपने बहुत शॉर्ट नोट्स अगर बना के रखे होंगे क्रिस्प और कंसाइज, तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो मैंने बात कही कि इन बेस बुक्स के अलावा जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको टॉपिक स्पेसिफिक स्टडी करनी चाहिए। एक टॉपिक हो सकता है एक किसी बुक में या एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में अच्छा हो, दूसरा टॉपिक किसी और के में। तो ये स्ट्रैटेजाइज आपको करना पड़ेगा, और आपको पूरा एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि ये टॉपिक इस बुक की इस पेज से इस पेज में है अच्छे से, उसको फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कई बार पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, समराइज करने पड़ेंगे। फोकस स्टडी का मेरा मतलब यही है। अब उसी प्रकार से अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो एक बात आती है कि अखबार हम कितना पढ़ें, कौन कौन से अखबार पढ़ें। अब ये कौन कौन से अखबार पढ़ें, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि आप कोई भी अखबार आप ले सकते हैं, आपको उसकी आइडियोलॉजी की तरफ नहीं जाना है, आपको फैक्ट्स देखने हैं। एक थंब रूल ये होता है कि 2 जनरल अखबार होने चाहिए और एक कोई फाइनेंशियल अखबार होना चाहिए, और मैगज़ीन एक कंपटीशन की मैगज़ीन होनी चाहिए और एक कोई नॉर्मल मैगज़ीन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ना आपके पास पढ़ने का समय होता है और ना आप फिर उसका कुछ सदुपयोग कर पाएंगे अगर आप 3 अखबारों और 2 मैगज़ीन से ज़्यादा अगर पढ़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अखबार आप जब पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अखबार इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और नॉर्मल पढ़ने में बहुत अंतर है। पहली बात तो ये कि इन दोनों तीनों अखबारों को पढ़ने में समय दिन में आधे घंटे से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अखबार पढ़ना कैसे है? पहले आप फ्रंट पेज पे जाएंगे, जाहिर सी बात है फ्रंट पेज पे जितनी हेडलाइंस है आप उसको एक नज़र में देखेंगे। अब देखिए, अगर यूपीएससी की हम बात करें तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस अखबार में क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर किसी राज्य में किसी इलेक्शन की बात हो रही है तो वो शायद उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई ये बात हो रही है कि कोई ऑफशोर कोई नई खोज की है भारत ने, कोई पेट्रोलियम के नए रिजर्व्स देखे हैं इंडियन ओशन के किसी रीजन में, तो वो हो सकता है खबर छोटी हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्पोर्ट्स की खबरें शायद उतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो किसने जीता है, अगर कोई प्रश्न इस प्रकार का आ जाता है। जनरली जो पॉलिटिकल खबरें होती हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट होती नहीं है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। हमें देखना है कि जिस प्रकार के जनरल नॉलेज के जनरल इन्फॉर्मेशन के प्रश्न आते हैं उनको हमें खोजना है। इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एडिटोरियल पेज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, फिर एक बात यह है कि आपको जब आप पेपर पढ़ते हैं तो मैं हमेशा ये करता था कि मैं एक अलग से नोटबुक मेरे पास हमेशा रहती थी। अगर मुझे उस पेपर में कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, इम्पोर्टेंट डेटा है, तो मैं उसको शॉर्ट में उसको लिख लेता था। या फिर मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कोई सेइंग है, कोई फ्रेज़ है जिसका प्रयोग मैं ऐसे में कर सकता हूँ, कोई डेटा सेट है जो इसका कर सकता हूँ, उसको भी मैं लिख लेता था, ताकि एग्ज़ाम के पहले मैं एक बार उसके पूरा देख सकूं और उसका फिर सदुपयोग कर सकूं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप अखबार रोज़ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ रोज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको एग्ज़ाम में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं लिखते समय, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो बॉटम लाइन न्यूज़पेपर्स के लिए ये है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, 2 जनरल और एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और एक कंपटीशन की मैगज़ीन और एक नॉर्मल मैगज़ीन, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। एक शिवांशु पटेल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान अन्य किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना पड़े तो उसको कैसे मैनेज करें। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे जो अंग्रेज़ी में कहावत है, वी कैन नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट,
ठीक है, हम पूरी तरह से समर्पित और फोकस्ड होना चाहिए हमें यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये भी हमें पता है कि इसमें जो अधिकांश लोग जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो इसमें सफल नहीं हो सकते। तो हमें एक बैकअप का प्लान रखना चाहिए, चाहे वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो, चाहे अन्य कोई सरकारी नौकरी हो। लेकिन एक फ़ाइन बैलेंस होता है। अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका डाइवर्जन इधर उधर होगा। तो मेरी राय ये है कि आप कम से कम एक अटेम्प्ट तो क्लियरली पूरी तरीके से न्योछावर करिए यूपीएससी में। इतना आप डिज़र्व करते हैं और इतना आपको अपने आप को ये विंडो देनी चाहिए। इस एक अटेम्प्ट में आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करिए, बिना किसी और एग्ज़ाम की तैयारी किए, बिना कोई और एग्ज़ाम दिए। एक अटेम्प्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये पाते हैं कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आपने मेंस क्लियर कर लिया या मेंस नहीं भी क्लियर किया, तो आपका परफॉर्मेंस ऐसा था कि आपको होप लग रही है, तो आप जब अगली बार एग्ज़ाम देंगे तो आप एक बैकअप के रूप में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी रख सकते हैं और फिर आगे उसके बाद बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले अटैम्प्ट में ये पाया कि शायद आप इसके लिए कटआउट नहीं है, तब आपको ये ज़रूर एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अब हम बाकी जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं या बाकी जो अपने ऑप्शंस हैं उनको भी हम टटोलें। लेकिन कम से कम एक न्यूनतम एक अटैम्प्ट तो आपको डेडिकेटेड होके बिल्कुल सोल रूप से इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तनु जी पूछ रही हैं कि हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी फॉर यूपीएससी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी एंड व्हाट शुड वन डू इफ़ ही और शी डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक हॉबी। तनु जी, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की भी कोई हॉबी ना हो। हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है। हो सकता है हमारी हॉबी यही है कि हमें मूवीज़ देखना पसंद है, हमें किताबें पढ़ना पसंद है, हमें गार्डनिंग करना पसंद है, हमें दोस्तों के साथ गप्पे लगाना पसंद है। ये भी एक हॉबी हो सकती है। तो ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि किसी की कोई हॉबी नहीं है। हम हॉबी को शायद समय जो है उतना ना दे पाते हो जितना हम चाहते हो। तो ये निर्भर करता है कि आपकी क्या हॉबी है। और ये प्रश्न मुझे लगता है उस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू में ये प्रश्न होता है कि आप अपनी हॉबी के बारे में आपको लिखनी होती है और उसके बारे में प्रश्न उत्तर होता है। जाहिर सी बात है कि हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो वाकई आपकी हॉबी हो। ये आर्टिफिशियल हॉबी नहीं हो सकती। कई लोगों को लगता है कि हम एक कोई नई हॉबी चुन लें जो बहुत अच्छी साउंड करेगी और फिर इंटरव्यू में हम उससे अच्छे नंबर पा सकेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता और आपने फोटोग्राफी हॉबी लिख ली, आपने प्रयास भी किया कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होता है डीएसएलआर कैमरा, क्या होता है नॉर्मल कैमरा, डिजिटल कैमरा, बट यकीन मानिए इंटरव्यू के समय में जो प्रश्न जब पूछे जाएंगे आप उस आत्मविश्वास के साथ उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हॉबी वो होनी चाहिए जो वाकई आपकी हॉबी है। कोई भी हॉबी, देखिए हॉबी का कोई जजमेंट नहीं हो सकता कि ये हॉबी बहुत अच्छी हॉबी नहीं है, ये उस स्तर की हॉबी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेटर राइटिंग एक हॉबी हो सकती है आपको, जैसे मैंने कहा गार्डनिंग एक हॉबी हो सकती है, फिल्में देखना भी अपने आप में एक हॉबी हो सकती है। आप अगर फिल्में देखते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी कैटेगरीज ऑफ फिल्म होती है, क्या हिस्ट्री रही है फिल्म्स की। अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो कैसे जो है उसका इवोल्यूशन हुआ है फिल्मों का, तो बहुत सारे उसके भी टेक्निकल डिटेल्स होते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप हॉबी वही रखिए जिसको आप वाकई आप अपने दिल से, अपने अंतर्मन से उसको हॉबी समझते हैं। किसी के कहने पे कोई हॉबी मत रखिएगा। पर्सनालिटी की जब तक बात कही, देखिए पर्सनालिटी तो आपकी डेवलप होना उसी दिन से शुरू हो गई थी जब आपकी पैदाइश हुई थी। फ्रॉम द डे यू वर बॉर्न आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है। हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जो एक फ्लॉज होते हैं वो आयरन आउट होते हैं। एक जो थंब रूल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है सरकारी नौकरी का और यूपीएससी इंटरव्यू का भी, कि बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं होने चाहिए हमारी पर्सनालिटी में और स्नैप जजमेंट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी विषय में, हमारा हो सकता है कुछ अभिमत हो, कुछ मत हो, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन हम इतने ओपन माइंडेड होने चाहिए कि हम जो उसका दूसरा व्यू है, जो अपोजिंग व्यू है, उसको भी हम ग्रहण कर सकें, समझ सकें। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हमारा कोई व्यू ही नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत गलत है। व्यू होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए और जो अपोजिंग व्यू है उसको भी ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। उस अपोजिंग व्यू में से भी अगर कोई अच्छाई है तो उसका भी समावेश हमें अपने व्यू में करना चाहिए। यही यूपीएससी का इंटरव्यू पैनल देखता है कि आप
अपना स्पष्ट अभिमत और व्यू रखते हुए भी कैसे एक बैलेंस्ड एक ओपिनियन रख सकते हैं। और दूसरी बार मैंने बात जो इम्पोर्टेंट कही थी कि स्नैप जजमेंट्स नहीं होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में आपसे वो कुछ सिनेरियो करते हैं कि साहब अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो आप क्या करते, तो उसमें ज़रूर विचार करिएगा, प्रोज एंड कॉन्स को एग्जामिन करिएगा और उसके बाद एक बैलेंस्ड आंसर दीजिएगा। स्नैप जजमेंट जो है वो काम नहीं करता है सरकारी नौकरी में या यूपीएससी इंटरव्यू में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंजलि सिंह जी पूछ रही हैं कि कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब उसका एनालिसिस कैसे करें। ये भी एक बहुत रेलेवेंट प्रश्न है। और ये क्यों रेलेवेंट है कि अभी मैंने जैसे बात की कि इतने लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, मेंस भी कई हज़ारों में देते हैं और अल्टीमेटली सिलेक्शन सिर्फ सैकड़ों में होता है। तो ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? ऐसा क्या है जब एग्जामिनर आपका आंसर शीट चेक कर रहा है तो वो ऐसा क्या देखेगा, ऐसा क्या समझेगा जिससे वो आपके आंसर को अधिक नंबर देगा? देखिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कई लोगों के पास उस क्वेश्चन की अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा कई लोगों के पास होता है। निर्भर ये करता है कि उस डेटा को, इस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जब आपके पेपर चेक करता है मेंस के, एक दिन में, अब मुझे नहीं पता, मैं ऐसी रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, हो सकता है उसको 100 या 200 आंसर शीट चेक करने पड़ते हों। उन आंसर शीट्स में से आपका आंसर स्टैंड आउट करना चाहिए, तभी वो उसका अटेंशन अट्रैक्ट करेगा और वो आपको दूसरों के मुकाबले अधिक नंबर दे पाएगा। हो सकता है कि वही सूचना, वही इंफॉर्मेशन, वही डेटा प्रत्येक आंसर में हो, लेकिन आपने उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया है, आपकी जी जान उस आंसर में लग जाना चाहिए। वो वही है जो एग्जामिनर को बता रहा है कि मैं कितना काबिल हूँ, कितना सक्षम हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए। आप स्वयं उसको जाके नहीं बता सकते हैं। आपका आंसर ही एकमात्र आईना है जो इस बात को प्रदर्शित कर सकता है। अब इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक शॉर्ट नोट आया है इंडस वैली की साइट्स के ऊपर, तो आमतौर से हम लोग कैसे उस आंसर को करना शुरू करेंगे? हम लोग कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फला फला हुआ था, इसमें ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसकी छानबीन करना शुरू की, ये साइट्स थी, लोथाल, हड़प्पा, मोहनजोदारो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये तो हर कोई लिखेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने फट से अपने आंसर शीट में दाहिने हाथ पे एक छोटा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उस वेस्टर्न रीजन का एक मैप बना दिया और उसमें अपने हाथ से, और उसमें जितनी ये साइट्स थी उन सब को डॉट लगा के मार्क कर दिया और फिर हमने अपना आंसर आरंभ किया, इमीडिएटली एग्जामिनर का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाएगा कि इस व्यक्ति को, इस एस्पिरेंट ने इतनी मेहनत की है, उसको इतनी अच्छी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता है कि उसने मैप तक में प्रदर्शित कर दिया है इन साइट्स को। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि आपका वो आंसर ही है जो बता सकता है उस एग्जामिनर को कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी काबिलियत है, और कुछ नहीं है। प्रत्येक आंसर में कोशिश करिए कि कुछ एक ऐसी चीज़ हो जो कि लीग से अलग हो। वो बहुत ज़्यादा आउटलैंडिश भी नहीं होनी चाहिए। आउटलैंडिश का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा माने ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो कि बिल्कुल ही टॉपिक से बाहर हो, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगे कि जो एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, वो इतनी डीप उसमें घुसा हुआ है कि उसने एक नई इंसाइट दी है। नई इंसाइट का मतलब ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नाम भरें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज कोट करें, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं इंसाइट की बात कर रहा हूँ। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो मेमोरी लॉस की बात आती है। जब कई लोगों में जब उनकी एज बढ़ती है तो एक एमनीजिया होता है, मेमोरी लॉस होती है, हम सब जानते हैं, जिसे पार्किंसंस डिजीज़ भी कहते हैं। मेमोरी लॉस के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। तो मान लीजिए अगर साइकोलॉजी का क्वेश्चन आया है इसी के ऊपर, पार्किंसंस डिजीज़ या मेमोरी लॉस के ऊपर,
तो एक आम तरीका हो सकता है कि हम उसके बारे में पूरा बता दें कि ये उसके सिम्टम्स हैं, ये होता है, उससे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर हमने आंसर शुरू किया किसी एक उदाहरण के साथ, जैसे कि हमने आंसर शुरू किया, आपने रोनाल्ड रीगन का नाम सुना होगा। रोनाल्ड रीगन एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, बहुत सोचे विश्व के सबसे बड़े लोग, सबसे मजबूत और शक्तिशाली लोकतंत्र के वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें अपने जीवन के अंतिम समय में पार्किंसंस की डिजीज़ हुई, उनकी मेमोरी लॉस शुरू हुई, और उन्होंने अपना एक बहुत ही हृदय विदारक एक अपना पोस्ट शेयर किया था जब उन्हें पता चला कि उनको पार्किंसंस है, ताकि जब आने वाले समय में वो अपनी मेमोरी लॉस कर बैठेंगे तो लोग उनको भूल ना जाएं। तो अगर आपने उस उदाहरण के साथ 2 लाइन का अपनी शुरुआत की है, तो आपका आंसर में एक ऑटोमेटिकली एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आ चुका है, और एग्जामिनर को पता होगा कि इस व्यक्ति ने इतनी गहनता से जाके उस टॉपिक में अपने आप को घुसाया है कि वो एक नई इंसाइट दे पा रहा है, एक अलग इंसाइट दे पा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करिएगा कि कैसे जो है, और ये सब काम आपको एग्ज़ाम के लिमिटेड टाइम में करना है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तो ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से ही आएगा। शुरुआत में आपको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस स्किल को सीख लेंगे तो आप उस 3 घंटे के समय में ही इतनी हाई क्वालिटी का आंसर दे सकेंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि अगर आप लोग के और प्रश्न होंगे, क्योंकि प्रश्नों से ही बात निकलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक ऑफ द हैंड एडवाइस है कि जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग अभी से ही, चाहे आप कॉलेज में हो, किसी भी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आपने अगर सीरियस प्रिपरेशन नहीं भी शुरू की है लेकिन आप भविष्य में करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको एक बार देखना शुरू कर दीजिए। ख़ास तौर से आपकी जो क्लास 6 से लेके 10th तक की किताबें होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत सरल भाषा में लिखी होती हैं। आप सब जानते हैं, बहुत सटीक, सिंपल, सरल भाषा में होती हैं और पूरा वो कैप्चर कर लेती हैं एसेंस टॉपिक का। तो उनको अगर आप रिवाइज कर लेंगे अभी, तो आपको बहुत अच्छा फाउंडेशन, एक बेस मिलेगा जब आप सीरियस प्रिपरेशन शुरू करेंगे। मुझे याद है जब यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं दे रहा था, तो आप लोग जानने में रुचि रखेंगे कि जब मेंस के एग्ज़ाम देना था तो मैंने सेंटर प्रयागराज ही चयन किया था, और जो यूपीपीएससी का हेडक्वार्टर है वही मेरा सेंटर था, और वहीं जाके मैं एग्ज़ाम देता था। पानी दे दूँगा। और बहुत मुझे अचंभा होता था कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरे आसपास कई ऐसे लोग होते थे जो कि शायद उतनी सीरियसनेस से उस एग्ज़ाम को नहीं दे रहे थे, मेंस के एग्ज़ाम को, जितना देना चाहिए। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आप मेंस में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेंस के समय या प्रीलिम्स के समय भी आपके पास आधे सेकंड का भी टाइम नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान कि आप इधर उधर देख सकें या कुछ और आप सोच भी सकें। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, और उसी एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा कि शायद इस एग्ज़ाम को जो संख्या देती है उसमें से सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत कम होते हैं। एक और जो गलती हम लोग कई बार करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम पहला अटेम्प्ट तो ट्रायल अटेम्प्ट देंगे, देख ले कैसा होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, फिर अगली बार से सीरियस देंगे। कृपया ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप तभी इस एग्ज़ाम को दीजिए जब आप पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई ट्रायल अटेम्प्ट नहीं होता है। एवरी अटेम्प्ट इज़ अ सीरियस अटेम्प्ट। अगर आप नहीं सीरियस है तो मत दीजिए उस अटेम्प्ट को, मत दीजिए ये एग्जामिनेशन। कोई आपको इससे विशेष अनुभव या लाभ नहीं मिलेगा अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नितिन गोंड जी पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन के बारे में। देखिए, प्रिपरेशन में जैसे मैंने कहा कि MBBS का एग्ज़ाम मैंने दिया था फाइनल ईयर, उसके बाद इंटर्नशिप की थी, तभी मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी।
और उस समय दो सब्जेक्ट्स होते थे। मैंने साइकोलॉजी लिया था क्योंकि वो मेडिसिन से काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी थी उसमें, और दूसरा सब्जेक्ट मैंने साइकोलॉजी मेरा प्रीलिम्स में भी था और मेंस में भी, और दूसरा सब्जेक्ट मैंने सोशियोलॉजी लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी रुचि थी। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कोचिंग ली थी। मैं उस समय दिल्ली में पढ़ रहा था, मैंने दिल्ली से ही कोचिंग ली थी क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी। मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था और मुझे उसी अटेम्प्ट में जो होना था, पहले ही अटेम्प्ट में जो अगर होना था तो होना था, उसके बाद मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने इस वजह से वहाँ कोचिंग प्राप्त की थी। बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, दोनों ही बिल्कुल नए सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी तो बिल्कुल ही नया था। इस वजह से मैंने उसमें कोचिंग ली थी। और बाकी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी अभी तक बताई है, किताबों का चयन कैसे पढ़ना है, वो सब मैं ऑलरेडी उस पर डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। बट ये बात सही है कि मैंने कोचिंग ली थी। लेकिन मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं ली थी और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जिनका सिलेक्शन हो गया था। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कोचिंग का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। अंकिता मिश्रा जी, आप पूछ रही हैं आंसर राइटिंग करते समय आंसर को इवैल्यूएट कैसे करें। मेरे ख्याल से मैंने इस संबंध में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। 5 मिनट हम लोग के पास और हैं जो एडमिन ने टाइम दिया था, तो मैं चाहूँगा कि अगर कुछ और आप लोग के प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए कौन से रिसोर्सेस बेस्ट होते हैं? देखिए, अब मुझे एग्जैक्टली किताबें तो नहीं याद आ रही हैं। आप लोग सर्च करेंगे सोशियोलॉजी के लिए, एक दो किताबें, बेस किताबें, जैसा मैंने कहा किसी भी सब्जेक्ट में आपको वो देखना है कि वो एक दो बेस किताबें कौन सी होती हैं। ये आप किसी से भी पूछेंगे, आपको किसी भी सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। आपको उसको पढ़ना है। जैसे अगर आप नया ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं तो और भी लाजमी हो जाता है कि आप पहले किताब को, जो बेस किताब है उससे शुरुआत करें। जब मैं ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहा था तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी फाइनलाइज करने से पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को भी टटोला था। उनकी भी मैंने किताबें जो बेस थी खरीदी थी, उनको पढ़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद कम समय में ज़्यादा आउटपुट इन्हीं दो ऑप्शनल से मिलेगा, सोशियोलॉजी से और साइकोलॉजी से। और यही ज़्यादा मेरे एप्टीट्यूड और जो मेरी पढ़ाई रही है, जो मेरी एक्सपोजर रहा है, उसके मुताबिक थे, उसके मुनासिब थे। इस वजह से मैंने इन दोनों ऑप्शनल्स पे फाइनली किया था। एक प्रश्न आ रहा है कि कोरोना ड्यूटी का क्या एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, ये तो हम सभी का एक्सपीरियंस जो है मुझे लगता है अप्रत्याशित रहा है। ये एक वैश्विक महामारी है। मुझे याद है पिछले साल मार्च में जब पहली बार, मार्च में नहीं, जनवरी में जब पहली बार हम लोग ने सुना था, जब बाहर चीन में और इटली में ये केसेस आए थे, तो हम लोग को लगा था कि हमारे देश से ये बहुत दूर है और शायद हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। फिर धीरे धीरे जब शुरुआत में केसेस आना शुरू हुए, केरला में, बॉम्बे में, आगरा में, फिर मार्च में लॉकडाउन लगा, तो सभी में बहुत डर था और हम लोगों में भी बहुत डर था। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। बहुत डरे हुए थे हम लोग, अपने लिए इंडिविजुअली, अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए भी। आप एक जिलाधिकारी के तौर में आप की जिम्मेदारी होती है जनपद के सभी लोगों के प्रति, तो बहुत डर था क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये कैसी बीमारी है, कैसे होती है, इसका इलाज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी, जो हमारे देश की एक शक्ति है कि ऐसी आपदा की घड़ी में सभी लोग, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, चाहे वो सरकार में हो, निजी क्षेत्र में हो, सब आपस में मिलकर
आके एक साझा प्रयास करते हैं। और वही हुआ, मुझे लगता है पूरे देश में यही देखने को मिला। प्राइवेट सेक्टर हो, हमारे समाज सेवी हो, सरकार हो, सब लोग जो है फील्ड में उतरे, मौके पे आए, जो जितना बन सकता था उन्होंने प्रयास किया। और उसी का ये कारण था कि शायद पिछले साल हम लोग इतना सफल रहे, जबकि इतनी विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे माइग्रेंट्स भी आ रहे थे लॉकडाउन के कारण, महाराष्ट्र से और बाकी अन्य राज्यों से। और हम लोग का अधिकांश समय तो फील्ड पे ही गुजरता था, सड़क पे ही गुजरता था। और बहुत हम लोग ने ऐसे हृदय विदारक सीन्स भी देखे, बहुत दुख भी हुआ। लेकिन उन सब के बीच में हम लोग ने अपने प्रयास जारी रखे, मेहनत करते रहे हम लोग, और अंततः हम लोग उस फर्स्ट वेव को पे काबू पाने पे सफल रहे थे। उस वेव की एक खासियत ये थी कि शायद डर बहुत ज़्यादा था, केसेस उतने नहीं थे, केसेस कम थे। अगर मैं इस वेव की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे कोई हिचक नहीं है कि चाहे कोई भी हो, हम लोग भी हों, अधिकारी भी हों, या आम नागरिक भी हो, एक कहीं ना कहीं हम लोग को एक ये झूठा आत्मविश्वास हो गया था कि हम लोग ने कोरोना को पराजित कर दिया है। और जब अचानक से फरवरी मार्च में ये हुआ तो थोड़ा सा हम लोग शौक में आ गए थे कि ये जो बीमारी हमें लग रहा था ख़त्म हो चुकी है, वो दोबारा कैसे आ सकती है। और इस बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है डर नहीं था, क्योंकि हम लोग को पिछले साल से हम लोग देखते आ रहे थे। लेकिन इस बार केसेस की संख्या बहुत थी, तीव्रता ज़्यादा थी, लोगों को क्रिटिकलिटी ज़्यादा हो रही थी। तो उन सब को मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती थी। जो हमारे संसाधन है उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकें। और ये भी एक था कि हमें जो अपनी ऑक्सीजन सप्लाई थी अस्पतालों के लिए, उसको भी स्ट्रीमलाइन करना था। तो एक मैं कहूँगा कि अब सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन आज से 10 दिन पहले तक तो ये स्थिति थी कि 24 घंटे हम सब लगे हुए थे एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस को डील करने में। और फिर भी मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट राज्य सरकार का मिला हम सबको। पूरी मेहनत की हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और आम नागरिकों ने भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा सहयोग दिया, भागीदारी अपनी निभाई, बाकियों ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी। और इसी प्रकार से हमें लड़ते रहना है, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये अभी निकट भविष्य में कोरोना कहीं जाने नहीं वाला है। ठीक है, अब हमारे पास टीका उपलब्ध है, हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक बचाव भी हो रहा है लोगों का। लेकिन फिर भी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल। जो एक्सपीरियंस बाकी अन्य देशों का रहा है कि इसके बाद भी और वेव्स आएंगी, वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा सीरियस हो, और हमें सारी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं इसी के साथ आप सब से इजाज़त चाहूँगा। मेरी एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस है 6 बजे से, तो मुझे उसको भी ज्वाइन करना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ आज साझा में हुआ, यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने इसको नहीं दिया था, मुझे लगा कि थोड़ा इनफॉर्मल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि मैं आपकी जितनी क्वेरीज थी उनका बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि आखिर मुझे 14 साल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को दिए हुए। और बट मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। आप लोग भविष्य में जो भी करना चाहते हैं, आप लोग स्वस्थ रहें। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में अपने आप को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। और जब भी आपको मौका लगे, आपकी बारी आए, तो टीकाकरण अवश्य करवाइए। टीकाकरण से जो मैंने देखा है कि हम लोग जो इस बीमारी या तो होती नहीं है कोविड, या अगर होती भी है तो वो घातक नहीं होती है। तो इस मौके का सदुपयोग करिएगा, टीका अवश्य लगवाइएगा जब भी आपको मौका लगे। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और होपफुली भविष्य में फ्यूचर में इस प्रकार से हम लोग दोबारा मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँगा जब भी आपको आवश्यकता महसूस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।